Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Students, today in our class we will study about active voice and passive voice. आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में स्पेशल क्या होता है और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में स्पेशल क्या होता है, इनके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं। ये एग्जांपल्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इनके बारे में डिटेल से समझने के लिए पहले हम इन एग्जांपल्स को समझते हैं। क्या क्या परिवर्तन एक्टिव से पैसिव में आता है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एज ए स्ट्रक्चर यदि इन सेंटेंसेस में देखते हैं तो आप देखोगे सबसे पहला सेंटेंस ही ईट्स फ्रूट्स, और इसी का पैसिव वॉइस बना हुआ है फ्रूट्स आर ईटन बाय हिम। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में देखिए हम पता करते हैं सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हमने पहले ही डिस्कशन में हम कई बार बता चुके हैं कि आप किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट पता करना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी पता करना चाहते हैं तो आप वर्ब को लेकर क्वेश्चन बना सकते हैं। वर्ब को लेकर आप व्हाट से क्वेश्चन बनाइए या होम से बनाइए, तो जो आंसर आएगा वो आएगा ऑब्जेक्ट। और यदि आप हु से प्रश्न बनाते हैं तो जो आंसर आएगा वो आएगा सब्जेक्ट। और जनरल लैंग्वेज में यदि कहा जाए डूअर, काम को करने वाला, सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ आया हुआ है ईट्स। ईट वर्ब है जिसका मतलब है खाना। यदि हम इसके साथ हु लगाते हैं और एक क्वेश्चन बनाते हैं हु ईट, हु ईट्स, इसका मतलब यहाँ हम पूछ रहे हैं कौन खाता है, तो इसका जो आंसर आएगा इसमें से वो क्या होगा, सब्जेक्ट। अब इसमें आंसर बनेगा क्या आएगा, ही ईट्स। हु ईट्स फ्रूट, यदि ऐसा प्रश्न बनाएंगे तो आंसर आएगा ही ईट्स फ्रूट्स। तो आंसर में जो ही आया वो ही क्या है, एक तरह से सब्जेक्ट है। अब यहां सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद में देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट में हमने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट में कैसे होता है कि आप किसी भी वर्ब को लेकर whom या what से क्वेश्चन बना दीजिए तो वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे यदि इसी प्रश्न को लेकर हम प्रश्न बनाते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेकर हम प्रश्न बनाते हैं तो बनेगा What does he eat? वह क्या खाता है। वह क्या खाता है, इसका हम जवाब देंगे तो आएगा he eats fruits। तो इस वाट का जो आंसर आया, वाट का आंसर क्या आया, फ्रूट्स आया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फ्रूट्स है। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रूट्स। तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में मेन वर्ब कौन सी हो गई, ईट्स। इसके साथ क्या लगा हुआ है, एस। इसका मतलब सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब इसी वाक्य की पैसिव वॉइस देखते हैं। यहाँ पैसिव वॉइस में सबसे पहले वर्ड कौन सा आया हुआ है, फ्रूट। फ्रूट्स आया हुआ सबसे पहला वर्ड, और फ्रूट्स क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखना स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको देखते हैं, और दूसरी चीजें क्या परिवर्तित हो रही है वो देखते हैं। उसके बाद में जो सब्जेक्ट था ही, वो सब्जेक्ट ही किसकी जगह पे चला गया, ऑब्जेक्ट की जगह पर। जहां पहले फ्रूट्स था वहां पहले अब क्या आ गया, हिम आ गया, जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। सब्जेक्ट तो है ये, लेकिन सब्जेक्ट किस फॉर्म में आ गया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ वर्ब आई हुई है ईट्स, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहां देखो जो वर्ब आई हुई है वो आई हुई है ईटन। ईट, एट, ईटन। ईटन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है।
अब जो नेक्स्ट चीज देखते हैं, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रखी है। अब इस वाक्य को देखेंगे तो यहाँ ईट के साथ जो एस या ईएस का यूज हुआ है वो किसके हिसाब से हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ जो वर्ब का फॉर्मेट है, वर्ब का जो परिवर्तन है, वर्ब में कोई भी जो चेंजेस आते हैं वो किसके हिसाब से आ रहे हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन पैसिव वॉइस में आप ये देखिए कि यहाँ जो आर आ रहा है, ही तो क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, और यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या किया है, आर का यूज किया है। कौन से टेंस के पैसिव वॉइस बनाते समय किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, यह हम आगे एक चार्ट बना के देखेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से टेंस की एक्टिव वॉइस आएगी तो परिवर्तन करते समय उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई। लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब की खास बात यह है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आई है, बल्कि किसके अकॉर्डिंग आई है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ वर्ब जो फॉलो कर रही है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो मेन वर्ब को देखना है, और यदि हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसको देखना है कि वो किसको फॉलो कर रही है। आर लिखा हुआ है, आर क्या आता है, प्लूरल के साथ आता है, और इस वाक्य में प्लूरल क्या है, फ्रूट्स। हिम तो क्या हो गया, सिंगुलर, और फ्रूट्स क्या हो गया, प्लूरल। यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आई है, हेल्पिंग वर्ब आई है। अब हम ये चेक करते हैं जो हमने यहाँ डिस्कशन किया वो सारा के सारा पैटर्न सभी वाक्यों में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है दे आंसर्ड दिस क्वेश्चन, ये वाक्य है। अब जो सेम पैसिव वॉइस में ऊपर हुआ था यहाँ भी हुआ है। स्ट्रक्चरल चेंज को देखते हैं पहले। यहाँ दिस क्वेश्चन, अगर इसमें हम वापस उसी तरीके से प्रश्न बनाते हैं, कभी इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो अगर हु से प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बनेगा हु आंसर्ड दिस क्वेश्चन, तो हु डिड आंसर दिस क्वेश्चन या हु आंसर्ड दिस क्वेश्चन बनाएंगे तो आंसर आएगा दे आंसर्ड। और यदि हम प्रश्न बनाएंगे व्हाट डिड दे आंसर तो आएगा दे आंसर्ड दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से व्हाट का आंसर आ गया दिस क्वेश्चन और हु का आंसर आ गया दे। तो दे तो हो गया सब्जेक्ट और दिस क्वेश्चन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगेन जो चीज पहले हुई यहाँ भी हुई है। दिस क्वेश्चन पहले कहाँ था, सेंटेंस के लास्ट में, यानी ऑब्जेक्ट जो लास्ट में आता है उसी हिसाब से। लेकिन पैसिव वॉइस बनते ही ऑब्जेक्ट क्या आ गया, शुरू में आ गया, यानी इसका प्लेस चेंज हो गया ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट किसकी जगह पे आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे। सामान्य वाक्यों में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट की जगह थी वो कहाँ चली गई, देम, दे का कन्वर्ट हो गया किसमें हो गया, देम में, और ये सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ भी हो रहा है। उसके बाद में गौर कीजिए मेन वर्ब की, यहाँ सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है, और यहाँ देखिए आंसर्ड, ये आ गई थर्ड फॉर्म। ऊपर वाले वाक्य में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। इस वाक्य में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रखा है वॉज। अब फिर से यहाँ देखते हैं दे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल, जबकि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वो कौन सी है, सिंगुलर। किसके हिसाब से आई है, दिस क्वेश्चन के हिसाब से। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब जो है किसको फॉलो कर रही है, ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रही है। और यहाँ जो मेन वर्ब आई हुई है किसको फॉलो कर रही है, सब्जेक्ट को। तो जो पहले वाक्य में पैसिव वॉइस में परिवर्तन था वो दूसरे वाक्य में भी है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया है, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में चला गया है। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गई है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। थर्ड सेंटेंस में भी देखते हैं यू हैव डन ए मिस्टेक। अब इसमें यदि हु से क्वेश्चन बनता है, हु हैज डन ए मिस्टेक, तो आंसर आएगा यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ यू क्या है, सब्जेक्ट। हु का आंसर जो भी होता है वो क्या आता है, सब्जेक्ट। और व्हाट हैव यू डन, अगर ये प्रश्न पूछेंगे तो व्हाट का आंसर आएगा यू हैव डन ए मिस्टेक, तो यहाँ आ जाएगा ए मिस्टेक। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इस वाक्य में सब्जेक्ट हो गया यू और ऑब्जेक्ट हो गया मिस्टेक, ए मिस्टेक। अब इसी चीज को यहाँ स्ट्रक्चर चेंज में देखते हैं। ए मिस्टेक कहाँ आ गया, सबसे पहले, यानी ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ आ गया, सबसे पहले, और यू कहाँ आ गया, सबसे लास्ट में। यानी जो सब्जेक्ट की जगह थी वो किसने ले ली, ऑब्जेक्ट ने, और ऑब्जेक्ट की जगह थी वो किसने ले ली, सब्जेक्ट ने। अब हम देखते हैं वही वर्ब की बात। यहाँ वर्ब आई हुई है डन। डन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो इस वाक्य में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म का।
और यहाँ ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो यहाँ भी क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म। इसके बाद में हैज़ बीन आ रहा है, जबकि यहाँ था हैव। हैव क्यों आया, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, यू। तो एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो किसको फॉलो करती है, सब्जेक्ट को। और जब इसी की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या आई हुई है, हैज़ बीन। हैज़ किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, और यहाँ ए मिस्टेक क्या है, सिंगुलर। इसका मतलब यहाँ हैज़ बीन जो आया हुआ है वो ऑब्जेक्ट को देखकर आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आई शैल बाई ए न्यू कार। इस सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ हु विल बाई ए न्यू कार, तो हु का आंसर आ गया आई। तो यहाँ आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद में वाट विल यू बाई, तो यहाँ आ गया ए न्यू कार। तो वाट का आंसर ए न्यू कार हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फिर से। अब बात करते हैं मैन वर्ब येरी, बाई दिया हुआ है, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ आया हुआ है शैल। शैल किसके हिसाब से आता है, आई के साथ। यानी जब फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो शैल आई और वी के साथ यूज होता है। अब इसी की पैसिव वॉइस की फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल चेंज सब में आ रहा है वो यहाँ भी आ गया कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ था इस जगह पे, वो ऑब्जेक्ट का आ गया शुरुआत में। यानी सब्जेक्ट की जगह पे कौन आके बैठ गया, ऑब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट था आई, वो कहाँ चला गया, सबसे लास्ट में जहाँ ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सब्जेक्ट किसकी जगह पे आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे। अब दूसरा परिवर्तन, यहाँ देखो विल आया हुआ है, और विल का यूज होता है आई और वी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ कार थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, विल। तो इस विल ने किसको फॉलो किया, इस हेल्पिंग वर्ब ने किसको फॉलो किया, ऑब्जेक्ट को। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब किसको फॉलो करती है, ऑब्जेक्ट को। और यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आप वर्बली यदि डिफरेंसेस को डिस्कशन करें तो जो रूल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं, सबसे पहला रूल क्या आ रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। पहला रूल तो सभी में ये फॉलो हो रहा है। पहले सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं ये आ गया ऑब्जेक्ट, यहाँ दूसरे सेंटेंस में भी आ गया ऑब्जेक्ट, तीसरे सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट और चौथे सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट। ये सब किसकी जगह पे आए हुए हैं, सब्जेक्ट की जगह पे। और सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये सब्जेक्ट है और यहाँ ये सब्जेक्ट है। उसके बाद में एक कॉमन चेंज जो पैसिव वॉइस में निश्चित रूप से होता है वो आप कह सकते हैं, पैसिव वॉइस में टेंस किसी भी टेंस का वाक्य हो, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। किसका यूज होगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, चाहे वाक्य किसी भी टेंस का हो। यहाँ भी देखो डन यहाँ आ रहा है, यहाँ भी देखो आ रहा है बाउट। जबकि ये सेंटेंस जो आ रहा है ए न्यू कार विल बी बाउट बाय मी, ये फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर सिंपल टेंस का ही गिना जाता है पैसिव वॉइस में। लेकिन फ्यूचर सिंपल में यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं आके कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है। तो इस तरह से इस रूल को ध्यान रखना है, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसके बेस पर हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंसेस करते हैं, हम इसकी एक डेफिनेशन तय करते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस के क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, क्या खास बात होती है। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो करती है। आपने हिंदी में संस्कृत में वाक्य सुने होंगे कर्तृवाच्य और एक होते हैं कर्मवाच्य वाक्य, और इनको समझाने के लिए हमें कहा जाता है जैसे कर्तृवाच्य कौन से वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता क्या होता है, प्रधान। और कर्मवाच्य कौन से वाक्य होते हैं जिसमें कर्म क्या होता है, प्रधान। अब यहाँ जो हिंदी का कर्तृवाच्य वाक्य है वो क्या है, एक्टिव वॉइस, और जो कर्मवाच्य वाक्य वो क्या है, पैसिव वॉइस। अब इसमें जो बात की जाती है कर्ता प्रधान या कर्म प्रधान, कर्ता प्रधान का मतलब मेन रोल किसका होता है, सब्जेक्ट का। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उस वाक्य को क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य वाक्य। और जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, वो वाक्य होता है पैसिव वॉइस। तो ये डिफरेंसेस आपने देखे। पहला डिफरेंस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट
की जगह पे सब्जेक्ट होता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो करती है, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फॉर्म जिस तरह से टेंसेस के रूल होते हैं उसके अनुसार आती है, जबकि पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस, जो अपने डिस्कशन किया था उसको हम इसी को रिटर्न वर्क में देखते हैं। पैसिव वॉइस में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? सब्जेक्ट comes on the place of object and object comes on the place of सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर के आधार पे परिवर्तन हो गया कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आता है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट जिसके आधार पर पैसिव वॉइस पहचानी जाती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट को देखकर, ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है। मेन वर्ब ऑलवेज comes in थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा ही मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में यूज की जाएगी। ये तीन परिवर्तन आपको विशेष ध्यान रखने हैं जो हमने बताए हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाता है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। मेन वर्ब हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में या थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होती है। एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कह सकते हो या जनरल स्ट्रक्चर कह सकते हो पैसिव वॉइस का, वो क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट, फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या आती है? मेन वर्ब, उसके बाद में बाई या और कोई अदर प्रीपोजिशन यदि कोई फिक्स्ड होते हैं तो वो आते हैं, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। तो ये होता है स्ट्रक्चर जो हमेशा ही हमें ध्यान रखना है पैसिव वॉइस बनाते समय कि पैसिव वॉइस में किस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है। तो इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना पड़ता है और इसी के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। अब हमें ये देखना है कि हमने जो अभी परिवर्तन किए थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, वो परिवर्तन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं। सबसे पहले जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आता है, यानी दोनों इंटरचेंज होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं? जगह को बदल लेते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, जब ये दोनों अपना अपना प्लेस चेंज करेंगे तो ये होंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही, बट ये फॉर्म भी बदलेंगे, अपना अपना स्वरूप भी थोड़ा सा बदल लेंगे। यानी सब्जेक्ट यदि ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है तो उसी फॉर्म में जाएगा और ऑब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है तो उसी फॉर्म में जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी परिवर्तन को डिस्कशन करते हैं, किस प्रकार से इस परिवर्तन को किया जाता है। अब हम परिवर्तन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होगा और वो पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो क्या बन जाएगा। एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट है ही और उसको यदि हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो ही किस में बदल जाएगा? हिम में। ध्यान रखना इनका प्लेस चेंज होगा, तो प्लेस चेंज होते ही इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी सब्जेक्ट
ज्यों ही ऑब्जेक्ट की प्लेस पर जाएगा तो वो हिम बनकर, यदि ही है तो हिम बनकर जाएगा, यदि सी है तो वो हर बनकर जाएगा, यदि आई है यानी एक्टिव वॉइस में आई सब्जेक्ट दे रखा है तो वहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा और मी बनकर आएगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यदि दे है तो पैसिव वॉइस में वो दैम बनकर जाएगा, यानी जब भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाएगा तो वहाँ दैम लिखेंगे। यदि वहाँ वी आया हुआ है तो वी की जगह क्या आ जाएगा, अस। और यदि यू आया हुआ है तो यू का वापस क्या लिखा जाएगा, यू ही लिखा जाएगा। तो ये जो प्रोनाउन है जब हम इसको पैसिव वॉइस में, ये सब्जेक्ट्स जब पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं तो इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। अगेन एक बार, ही हिम में बदल जाता है, सी हर में बदल जाता है, आई मी में बदल जाता है, दे दैम में बदल जाता है, वी अस में बदल जाता है, यू यू में रहता है। यानी सब्जेक्ट आप जाकर पैसिव वॉइस में लिखेंगे, किसकी जगह पे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। आप ये कह सकते हो ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट के स्थान पर इनका परिवर्तन इस प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है और वो किसके प्लेस पर जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा, यानी सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा वो। तो उस समय उसमें परिवर्तन क्या होगा, जो अभी ऊपर अपन ने परिवर्तन देखे थे उस परिवर्तन का उल्टा स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। यानी आपके यदि ऑब्जेक्ट आया हुआ है हिम, तो जब आप उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे और उस हिम को किसकी जगह पे लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर, तो बन जाएगा ही, यानी इससे क्रॉस चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है हर तो वहाँ क्या बन जाएगा, सी। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है मी, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएंगे और जब आप इनको सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे बन जाएगा आई। यदि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है देम तो आप जब सब्जेक्ट की जगह पर जाएंगे तो वो बन जाएगा दे। ऑब्जेक्ट आया हुआ है आस तो सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वी। और इसी प्रकार ऑब्जेक्ट आया हुआ है यू तो सब्जेक्ट की जगह पर जाएंगे तो वापस क्या बन जाएगा, यू। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये एक टेबल है कि जो इस वीडियो में जितने भी आपको नोट्स बताए जा रहे हैं, लिखाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे आपको कॉपी में उतारने हैं। इनका PDF अलग से नहीं दिया जाएगा, इन्हीं में से आपको लिखना है। तो इन परिवर्तन का ध्यान रखना है जो हमने बताया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को कैसे बदलेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे बदलेंगे। अब हम बात करते हैं टेंस और वर्ब चेंज की, या हेल्पिंग वर्ब चेंज की। हेल्पिंग वर्ब किस तरह से बदलेगी, टेंस किस तरह से बदलेंगे। आप यहाँ टेंस नहीं कह के हेल्पिंग वर्ब को भी ध्यान दे चल जाएगा और टेंस को भी सोचे तो चल जाएगा। किस तरह से परिवर्तन होता है, फिर से एक बार इस परिवर्तन को हम दोहराते देखते हैं। एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस या कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी और पैसिव वॉइस में वो जाकर क्या बदल जाएगी, उसके बारे में हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस में यदि आया हुआ है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पता कैसे चलेगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और डू डज अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आएगा या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आएगा। आप प्रेजेंट सिंपल कह सकते हो और डू या डज कह सकते हो, इनमें से कोई भी आता है। यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या लिखना है, या तो इज या आर या एम। अब इज का यूज होगा, आर का यूज होगा या एम का यूज होगा, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। पैसिव वॉइस बनाते समय आप तुरंत ऑब्जेक्ट पे ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है या क्या है, उसी हिसाब से आपका परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट, यदि एक्टिव वॉइस में आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या आप क्या कह सकते हो ऑब्लिक इज, आर और एम, इनमें से कोई भी वर्ब आ रही है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करोगे आप, इज प्लस आर ऑब्लिक एम और उसके साथ आ जाएगा बीइंग। विद्यार्थियों हम जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म होती है। तो होता क्या है, जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये आईएनजी की फॉर्म जो होती है वो बी के साथ लिखकर यहाँ लगा दी जाती है और इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज या हैव आया हुआ है, हैज हैव आया हुआ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में होगी, तो आपको क्या करना है, हैज
और हैव, दोनों में से जो भी आएगा एक आएगा, उसके साथ आपको क्या लगा देना है, बीन। और इस तरह से आपका ये प्रेजेंट टेंस की, ये सारे के सारे चेंजिंग किस टेंस के बताए हमने, प्रेजेंट टेंस के ये चेंजिंग होते हैं। ये सारा पार्ट हो गया प्रेजेंट का। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं पास्ट सिंपल की। पहचानने का तरीका क्या है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यदि इंटरोगेटिव और नेगेटिव है तो क्या आएगा, डिड। यानी या तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है या डिड आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, वहां पर वॉज ऑब्लिक वर, इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हम यहाँ ये नहीं लिख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है, हम सीधा लिख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट यदि आ जाती है, अब यहां पर देखना पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो आएगा, जैसे यहां आ गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस या आ जाएगी वॉज और वर, ये आ जाएगा तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय वही जैसे इसमें हमने किया था, इज आर एम प्लस क्या लगा दिया था, बीइंग, तो यहाँ भी वही होगा, वॉज और वर रिपीट होंगे वापस एक बार, और उसके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग। इसमें भी वही फॉर्मूला रहता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज और वर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आते हैं, तो इस आईएनजी को हम किसके साथ लगा देते हैं, बी के साथ। नेक्स्ट चीज आती है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यदि आता है एक्टिव वॉइस में, यानी कि हेड, तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, हेड के साथ क्या लगा देंगे, बीन। अब यहाँ देखना, मैंने ऊपर जो प्रेजेंट टेंस के बताए थे उसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लिखा हुआ मिलेगा एक्टिव वॉइस में। ठीक वैसे के वैसे ये जो पास्ट टेंस के आते हैं, इनमें भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बिल्कुल भी नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं मिलेगा। ये तीनों ही टेंस इसमें पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आएंगे, जिनको आपको चेंज करना है। अब अंत में बचा है फ्यूचर टेंस। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस के फॉर्मेट की। तो फ्यूचर टेंस में जो है फ्यूचर सिंपल, एक तो इसकी आपके पैसिव वॉइस बनेगी। फ्यूचर सिंपल में क्या आता है, विल और सेल, विल आएगा या क्या आएगा, सेल आएगा। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे आप तो विल और सेल अगेन यूज होगा वापस, दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके साथ क्या जाएगा, बी। और उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है उसकी एक्टिव वॉइस आपको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए नहीं दी जाएगी, सीधा आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसी की आएगी एक्टिव वॉइस, जिसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, विल, सेल, और इन दोनों के साथ क्या आएगा, हैव। तो आपको क्या करना है, इनकी पैसिव वॉइस बनाते समय विल और सेल इनमें से किसी का यूज़ करना है, उसके साथ हैव का भी यूज़ करना है, और उसके साथ किसका यूज़ करना है, बीन का। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बन जाएगा विल, सेल प्लस हैव, बीन। अब बात आती है यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल्स आते हैं, क्या आते हैं, मॉडल्स, किसी भी प्रकार के मॉडल आ जाते हैं, जैसे कैन आ गया, कुड आ गया, मे आ गया, माइट आ गया, कैन, मे, माइट, कोई भी आ जाते हैं, तो वहाँ आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल्स के साथ आपको किसका यूज़ करना है, बी का। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि मॉडल्स के साथ बी लगाने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। मॉडल्स यदि अकेला होता है तो उसके ठीक बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो ये मॉडल्स का चेंज होगा। उसके बाद में यदि टू, जो इन्फिनेटिव कहा जाता है जिसे, यदि एक्टिव वॉइस में टू लिखा हुआ आता है तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय भी टू के साथ किसका यूज़ कर देंगे, बी का। और टू के साथ बी का यूज़ होने के कारण हम इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो पैसिव वॉइस में यूज़ होती है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, हमेशा ही आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर चेंज जो होगा एक्टिव से पैसिव बनाते समय, वो स्ट्रक्चर चेंज कैसे होगा, एक बार फिर से डिस्कशन कर देते हैं उसको। स्ट्रक्चर चेंज
कैसे करना है, जब देखो एक्टिव वॉइस आती है आपकी तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर आती है तो प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी यदि कोई है तो वो। और इसी की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे एक्टिव वॉइस से क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आपको हमेशा मिलेगी। फिर क्या आ जाएगी, मेन वर्ब, और स्पेशली यहाँ लिख सकते हैं आप थर्ड फॉर्म, हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, बाई, या इसके अलावा और भी जो प्रिपोजिशन आता है वो मोस्टली बाई का ही यूज़ होगा। उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में कोई अदर्स आता है तो वो। तो इस प्रकार से ये सारे परिवर्तन हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के लिए देखे कि किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते समय हम परिवर्तन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो में बताए गए सारे नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखना है। अगले वीडियो में, अगले लेसन में हम इन सबके इन नियमों के आधार पर एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे कि कैसे इन नियमों को उपयोग में लेते हुए हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। और आपको इन नियमों को मेमोराइज भी करना है, जिससे कि आप जब भी नेक्स्ट वीडियो देखें और उसमें हम किसी प्रकार के परिवर्तन करें तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। थैंक्स। जय गुरुदेव।